जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला में के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बुधवार को हमारी भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम देने का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक नियामक संस्था होगी, साथ ही एमफिल को हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने यहाँ तक कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र के कई मुद्दों का समाधान करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना अनिवार्य हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था, लेकिन इन्होंने इस नीति के लिए जो है क्या बनाया था, दो समितियां बनाई थी। एक समिति का नाम जो था वह TSR सुब्रमण्यम समिति रखा था और दूसरे का डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति रखा था। इसी तरह आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स लाना इसका मकसद है। यह नीति जो है वह 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। मतलब कि जो यह नई शिक्षा नीति लागू हुई है वह 34 साल जो पुरानी हमारी नई शिक्षा नीति 1986 थी, यह उसकी जगह लेगी। इसी के साथ ही पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। मतलब कि दो समिति बनाई थी। एक जो था वह कौन सी समिति थी, सुब्रमण्यम समिति, और दूसरा कौन सा, वह कस्तूरीरंगन समिति। लेकिन जो कस्तूरीरंगन समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है करने वाले जो कस्तूरीरंगन जी थे, उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। इसी के साथ ही नई शिक्षा नीति के पृष्ठभूमि को भी जानेंगे। आपको बता दें कि जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप है वह 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। मई 2016 पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। इसी के आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए। जून 2017 में जो है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली जो नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी के साथ ही समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी उसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को 31 मई 2019 को सौंप दिया। और उसके बाद हम जानेंगे कि जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के पक्ष में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों कर रखा। तो पहला आपको बता दें कि 2030 के सतत विकास एजेंडे से जुड़ी यह नीति है। नीति के मुख्य जो स्तंभ थे वह है पहुंच बनाना, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। मतलब कि शिक्षा में के क्षेत्र में जो है हमारे सभी लोगों की पहुंच हो, समान शिक्षा और उसमें गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता, मतलब कि पारदर्शिता भी सम्मिलित हो। इसी के साथ ही प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की जो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच जो है वह
सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इसी के साथ ही स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। मतलब कि जो लोग बेचारे, जो छात्र या जो युवा पढ़ाई को छोड़ करके किसी दूसरे कार्य में लग गए हैं, तो वह भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत पुनः शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक मोड को अपनाना भी इसका एक उद्देश्य था। इसी के साथ ही विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की भी सुविधा दी जाएगी। मतलब कि पहले क्या था कि ओपन लर्निंग की जो सुविधा थी, ओपन मतलब कि खुले विश्वविद्यालय में पढ़ने की जो सुविधा थी वह 12th के बाद थी, लेकिन अब 3, 5 और 8 में भी आप ओपन लर्निंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5, 3, 3, 4 व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इसी के साथ ही इन्होंने बताया कि जो स्कूल नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग भी शामिल किया गया है। मतलब कि जो छात्र 12 साल के स्कूली शिक्षा लेगा उसमें आंगनबाड़ी को भी और प्राइमरी स्कूल को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ ही विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य रहा है। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। इसी के साथ ही फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को महत्व देने के मद्देनज़र नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ ही जो है नीट में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3 और 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र ग्रेड 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा जैसी होगी। ऐसे ही हमारे स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर और परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ ही जो है फिर वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना इसका लक्ष्य रहा है। इसी के साथ ही हमारा जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसी के साथ ही IITs और IIMs की तरह मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी की जाएगी। इसी के साथ जो है उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का भी गठन होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसी के साथ ही इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं किए जाएंगे। फिर जो है हमारे जो अन्य तथ्य हैं उसको भी जानेंगे कि इसके अलावा इनमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र रखते हुए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम मतलब कि नेटफ का गठन किया गया है। पॉली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान और संस्थानों की स्थापना का भी जिक्र
किया गया है। इसी के साथ ही नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन की स्थापना की सिफारिश भी की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं। इसी के साथ ही इसमें शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेगा। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 पर जो वीडियो है या अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी जो हमारी तत्कालीन घटनाएं हैं उन पर हम आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।